जोहार दोस्तों। तो फिर से स्वागत है आप लोगों का पसंदीदा यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे बिहार स्टेट पात्र शिक्षक पात्रता परीक्षा जो 2024 में क्वेश्चन आया था, उससे करेंगे, जिसमें से देखेंगे आपका हुआ था 4 सितंबर। तो 4 सितंबर 2023 का जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, उसका क्वेश्चन करेंगे। और ये आपका जो रहेगा पेपर चाहे 1 हो या पेपर 2, जिसमें से आपका आता है 50 मार्क्स का पेपर 1, 2 जो रहता है ये वाला। इसमें से आपको दोनों पेपर जो पेपर 1 रखे उनको भी पढ़ना है या जो पेपर 2 रखे उनको भी पढ़ना है। तो ये वाला आपका कॉम्बिनेशन है, इसको अनिवार्य विषय है, इसको हमेशा सभी को लिए पढ़ना है। जिसमें हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे पहले आपको बता दें 2024 में जितना भी पीवाईक्यू क्वेश्चन आया था, पीवाईक्यू जितना क्वेश्चन आया था, वो सारा क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो 2024 का सारा जितना पीवाईक्यू क्वेश्चन पहले लिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, तो वहाँ से जाके इसको पूरा देख लीजिएगा 24 वाला। अब इससे पीछे करेंगे 23 वाला, क्योंकि देखिए लेटेस्ट पैटर्न से भी क्वेश्चन आएगी। तो हम लोग 23 वाला कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद 23 खत्म होगा, फिर 22 फिर 21 जैसे-जैसे एग्ज़ाम हुआ था उसके हिसाब से सारा पीवाईक्यू क्वेश्चन करें। और ये 100% श्योर रहिए कि ये आपका सारा पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ये बुक का ही कंटेंट है, पर पूरा हम प्रीवियस इसको अलग फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करके ही बुलाए हैं। तो 100% आप सिक्योर रहिए, ये पूरा पीवाईक्यू क्वेश्चन है। आप इसको गूगल करके देख भी सकते हैं, ठीक? जिसमें करेंगे मैथ, रीजनिंग, ईवीएस से 20 क्वेश्चन आएगी, फ्रिक्शन कलर से आपका 30 क्वेश्चन आएगी। चलिए, तो क्लास को स्टार्ट करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का क्या करेंगे, 1 से क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे मैथ, जीके, रीजनिंग से क्वेश्चन करेंगे। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन सबसे ईज़ी होता है, तो वहाँ से करेंगे। 30 से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद 30 क्वेश्चन तो ये रहेगा, 31 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, जो बिहार स्टेट का तैयारी करते हैं, तो ज़रूर जुड़ जाइए चैनल पे, सारा कंटेंट आपको यहाँ से मिलेगी। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने प्रवचनों की भाषा क्या थी? जो गौतम बुद्ध ने अपनी जो भाषा में मतलब कि प्रवचन जो देते थे, तो वो पूछा गया उसकी कौन-सी भाषा थी? भोजपुरी थी, गाड़ थी, पाली थी या संस्कृत? तो वो कौन-सा भाषा में ये मतलब ये देते थे बताइए? सही आंसर क्यों पढ़ेंगे? पाली भाषा। तो सही आंसर हो जाएगा पाली भाषा। अब जैसे गौतम बुद्ध आया, अब गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ-कुछ क्वेश्चन जान जाएँगे, ठीक है? क्योंकि देखिए एक से क्वेश्चन रिपीट करेगा बार-बार, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट देख लेते हैं। चलिए। चलिए, तो सबसे पहले देखेंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ होता है? यदि बोलेगा जन्म, तो जन्म के बारे में क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बनेगी, तो जन्म कब होता है, कब ईसा में? तो 563 तो 563 ईसा पूर्व में होता है, ठीक है? तो 563 बीसी या ईसा पूर्व में होता है। कहाँ पे होता है? तो जगह का नाम बोलेगा कपिलवस्तु। तो कपिलवस्तु कहाँ आपका? नेपाल में है। तो कपिलवस्तु आपका नेपाल में है। कपिलवस्तु को बोलेगा कौन-सा जगह? जगह का नाम बोलना लुम्बिनी। तो लुम्बिनी नामक, तो ये रखेगा कपिलवस्तु के नेपाल नेपाल में है ये, नेपाल में है, लुम्बिनी नामक स्थान है, तो यहीं पे इनकी जन्म होती है, तो ये याद रखिएगा। वहाँ मतलब गौतम बुद्ध से क्वेश्चन आएगी बहुत सारा, तो जैसे कि कुछ-कुछ और बता देते हैं। जैसे गौतम बुद्ध के द्वारा मतलब बोलेगा सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया गया था? सबसे ज़्यादा उपदेश, ये सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया? तो आप बताइएगा श्रावस्ती में, श्रावस्ती। तो श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था, तो याद रखना। बोलेगा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? सबसे ज़्यादा बोलेगा तो मतलब सबसे ज़्यादा, यहाँ लिखिए सबसे ज़्यादा। ये सबसे ज़्यादा दिया था। अब बोलेगा प्रथम बोलेगा तो प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो प्रथम आपको बोलिएगा सारनाथ में। तो सारनाथ में इनके द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया था, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए, गौतम बुद्ध के द्वारा 3-4 जो स्टेटमेंट दिया था वो याद रखें। बोलेगा सबसे पहले जो ये उपदेश दिया था, उपदेश को क्या से नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलिए जो उपदेश देता था, तो उपदेश देने को बोलता है धर्म चक्र परिवर्तन। तो धर्म चक्र परिवर्तनम, ठीक है? तो धर्म चक्र परिवर्तनम का उपदेश दिया था, ठीक है? इसी के द्वारा जब वो घर त्याग करता है, जो घर को मतलब घर छोड़ता है, तो उसको बोलता है महाभिनिष्क्रमण, ठीक है? महाभिनिष्क्रमण, तो याद रखिएगा घर जो त्याग करता है महाभिनिष्क्रमण। और जब जब उनका मृत्यु हो जाती है मतलब शरीर को त्याग करता है, तो जब इनकी मृत्यु होती है तो शरीर को त्याग करता है, उसको बोलता है महापरिनिर्वाण। तो बोलते हैं क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। तो ये याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनेगी, ठीक है? सबसे ज़्यादा उपदेश बोलेगा तो आपका श्रावस्ती में, प्रथम उपदेश दे बोलेगा तो आपका कहाँ होगा? सारनाथ में प्रथम उपदेश देता है। जन्म कहाँ होता है? याद रखिएगा कपिलवस्तु के नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पे। प्रथम उपदेश जो देता है इसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, जो मतलब कि घर त्याग करता है महाभिनिष्क्रमण, और जब मृत्यु हो जाता है तो महापरिनिर्वाण। तो इतना आपको याद रखना है। बौद्ध संगति के समय में, इसी के समय में जो बौद्ध संगति होता है, तो चौथी बौद्ध संगति इसी के समय में होता है। चौथी बौद्ध संगति में कौन रहता है? कनिष्क के समय में। तो कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगति होता है, तो ये भी आपको याद रखना। और उस समय का बोलेगा अध्यक्ष और वासुमित्र कौन था? तो इनका अध्यक्ष था वासुमित्र, तो अध्यक्ष बोलेगा, तो अध्यक्ष था वासुमित्र।
तो वासुमित्र, इतना याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, राम का पुल राम सेतु निम्नलिखित में किस जल डमरू में स्थित है? तो बताना कि राम का पुल जो है कौन सा में है? बेरिंग जल डमरू, पाक, कुक या बॉस? इसको बोलते हैं पाक जल डमरू। तो ये कहाँ किसके किसके बीच में है? तो भारत प्लस श्रीलंका। तो श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है पाक जल डमरू। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूछा है बेरिंग, बेरिंग जल संधि किसके बीच में है? तो ये आपका अलास्का प्लस रूस। तो अलास्का, अलास्का एवं रूस, तो अलास्का और रूस के बीच में स्थित है बेरिंग जल संधि। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कुक, इसमें आता है कुक जल संधि भी पूछा गया। तो कुक जल संधि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, महासागर का न्यूजीलैंड में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पूछा गया मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान प्रमुख क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में वृद्धि हुआ था? ये पूछा गया। तो किस क्षेत्र में वृद्धि हुआ था, यह बताना है। ठीक है ना, आप बताइए। तो फिर देख लेते हैं। चलिए चलिए, तो सही आंसर पहले देखते हैं। कोयला, मतलब बिजली, कोयला, स्टील और पेट्रोलियम। तो किस क्षेत्र में वृद्धि हुआ था? तो आपका कोयला के क्षेत्र में। तो लॉकडाउन के समय में कोयला के क्षेत्र में, क्यों? कोयला का जो होता है ये सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन, मतलब कि सबसे ज़्यादा वृद्धि किया था। इसमें से बोला जाता है 8 इसका सेक्टर माना जाता है। तो ये आपको याद रखना, इसका टोटल 8 सेक्टर होता है। तो कौन-कौन होता है? जैसे रिफाइनरी हो गया, तो रिफाइनरी होता है, तो रिफाइनरी हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, बिजली हो जाएगा। तो ये सब उसका 8 सेक्टर है। तो 8 सेक्टर का नाम याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। कच्चा तेल हो जाएगा, तो कच्चा तेल इसी का क्षेत्र के अंतर्गत आना। प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक, ठीक है। तो सीमेंट, प्राकृतिक गैस और उर्वरक जो भी है इसके अंतर्गत में आता है। अलग अलग इसका सेक्टर आता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष बिहार, उड़ीसा और बंगाल से अलग होता है? तो बताना बिहार और उड़ीसा पहले बंगाल से अलग होता है, बताइए। 1911 में, 1913, 1912, 1914? सही जवाब की ओर बढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1912। तो जो है आपका बिहार, बिहार प्लस उड़ीसा जो है, बिहार और उड़ीसा क्या कहता है? बंगाल से अलग होता है। तो याद रखिएगा बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग होता है। इसी समय बोलेगा कि उड़ीसा जो है बिहार से कब अलग होता है? तो बिहार से फिर उड़ीसा कब अलग हो जाता है? तो ये बताना। उड़ीसा कब उससे मतलब अलग होकर हट जाती है। तो ये क्या होता है? 1936 में। तो याद रखना 1936 में फिर ये क्या था? उड़ीसा मतलब ये भी उनसे अलग हो जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसी के दौरान क्या होता है? बिहार का जो स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। बोलेगा बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को स्थापना। अब बिहार का द्वितीय मतलब कि फिर बिहार से कौन आपका कौन अलग होता है? झारखंड। तो ये भी आपका झारखंड अलग कब होता है? 15 नवंबर 2000 को फिर झारखंड भी उससे अलग हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है। ये सब फैक्ट है, याद रखिएगा। पटना मरीन ड्राइव बिहार के थेम्स पर संस्करण एक एक्सप्रेस है जो साथ बदलती है। तो बताना है पटना का आप लोग मरीन ड्राइव तो देखे होंगे। किस पे, कहाँ पे स्थित है? गंगा नदी पे है, यमुना नदी, बागमती या कोसी नदी? ध्यान से क्वेश्चन को प्रिया बताइए। चलिए, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? गंगा नदी। तो ये कैसा मरीन ड्राइव जो है ये गंगा नदी के तट पे स्थित है मरीन ड्राइव। तो चलिए इतना हो गया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषक के लिए जिम्मेवार? बताना प्रदूषक के लिए जिम्मेवार है। भस्मक, वाहनों का उत्सर्जन, भस्मक और वाहनों का उत्सर्जन, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा जिम्मेवार है? प्रदूषक के लिए जिम्मेवार है भस्मक और वाहन से उत्सर्जन दोनों। तो ये दोनों जिम्मेवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये 37, इसमें पूछा गया पुनः नवीकरण कागज को खाद्य कंटेनरों का उपयोग के लिए प्रतिबंधित क्यों जाता है? तो बोलिए कि इसको खाद्य कंटेनर जो है उसको प्रतिबंधित क्यों किया जाता है? क्योंकि यह बहुत जगह बनती है इसीलिए, क्योंकि यह संदूषक पैदा करता है इसलिए, क्योंकि कागज का उपयोग केवल एक ही बार किया जाता है इसलिए, क्योंकि कागज बहुत मोटा होता है और खाद्य कंटेनरों को ढक नहीं सकता इसलिए। बताइए क्यों नहीं किया जाता है, प्रतिबंधित क्यों करते हैं इसको बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह क्या होता है? संदूषक पैदा करता है इसलिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट, बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई को क्या कहते हैं? तो चलिए बड़े पैमानों पर पेड़ की कटाई होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? वनों की कटाई कहते हैं, वनों को खनन कहते हैं, वनीकरण कहते हैं, या फिर हम उसको क्या कहते हैं? इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि क्या कहते हैं। चलिए, तो हम लोग सही आंसर क्यों बनेंगे? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, वनों की कटाई। तो ज़्यादा पे हो जाएगा तो यह हो जाएगा वनों की कटाई, ठीक है। वनों की कटाई मतलब क्या होता है कि पेड़ को मतलब कि काट के इसको एक जगह से दूसरी जगह क्या करना, खनन करना, शहरीकरण, ये सब में परिवर्तन आना, तो वनों की कटाई करता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, अब जैसे कि इसी के दौरान लिखा था अब वनोन्मूलन, तो वनोन्मूलन
एक होता है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन भी आप लोग पढ़े होंगे। तो वनोन्मूलन क्या होता है कि पेड़ पौधों को काट के खत्म करना। तो वनोन्मूलन मतलब पेड़ और पौधे जो है उसको काट के क्या करना, पूरी तरह से समाप्त कर देना, तो इसको बना वनोन्मूलन। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, वनोन्मूलन से नुकसान क्या होता है, जिसमें से मिट्टी के जो उर्वरक क्षमता है, मृदा के जो उत्पादन क्षमता है, उसका क्षमता क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कमती जाती है, कमती जाती है। इसी के दौरान एक आंदोलन भी चलाया जाता है, आपको याद होगा, चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन जो है यही पेड़ों की संरक्षण से संबंधित है। तो ये आपको याद रखना। चिपको आंदोलन कहाँ पे, मतलब ये प्रसिद्ध हुआ था, ये आपका उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ये चिपको आंदोलन। इसी को बोलेगा कि चिपको आंदोलन का जो वहाँ के प्रधान रहता था कौन था, चंडी प्रसाद भट्टा था। नाम याद रखा, चंडी प्रसाद भट्टा। फिर अगला है वनीकरण। वनीकरण क्या होता है, वनीकरण क्या होता है, उच्च पैमाने पे ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, उच्च पैमाने पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, पेड़ों को लगाना। उच्च पेड़ों को क्या करना, रोपण करना। तो पेड़ों का रोपने की जो प्रक्रिया है, तो इसको बोलता है वनीकरण। तो ये भी सारा यह फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है? क्वेश्चन बनेगा। फिर नेक्स्ट है वृक्ष की कटाई और इसको विरोध में रोकने के लिए एक ये बनाया गया था, क्या बोलते हैं, सेक्शन या नियम बनाया गया था। ये कहाँ पे, उत्तराखंड में। तो याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस नहीं है, तो बताना ग्रीन हाउस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बताएं ग्रीन हाउस नहीं है। चलिए, तो सही हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ये ग्रीन हाउस नहीं है। तो ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। तो ये आपको सारा याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, मीथेन का होता है CH4 फॉर्मूला याद रखेगा। नाइट्रस का फॉर्मूला क्या है, NTO होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, CO2। तो ये सब फॉर्मूला भी याद रखना है, ये सब इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ और भी होता है, ओजोन भी होता है। तो ओजोन भी होता है, क्या है, ग्रीन हाउस को प्रभावित करता है। अब जैसे ओजोन आया, तो ओजोन से संबंधित कुछ-कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि ओजोन जो है कौन इससे संबंधित है, इसको कौन-सा नाम से, तो ओजोन को हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के भी नाम से जानता है। तो ये आएगा मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, ओजोन से संबंधित है। अब मॉन्ट्रियल को इसी के दौरान में क्या कहता है, एक माने ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, तो आपको बताइएगा 16 सितंबर को। तो 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के याद में ही ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ओजोन परत है, ठीक है? 16 सितंबर। जैसे कि बोला है ग्रीन हाउस, तो ग्रीन हाउस जो है, ग्रीन हाउस का भी इससे संबंधित है। इसको बोलता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्या बोलता है, क्योटो। तो क्योटो प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल, तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे है, ग्रीन हाउस से संबंधित है। तो याद रखना क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस से संबंधित है। तो ये याद रखना है। चलिए, इतना सा। और क्योटो प्रोटोकॉल आया कब, तो भारत में आया था 2005 में। तो क्योटो प्रोटोकॉल भारत में 2005। ये सब क्यों आया था, कि उनका संरक्षण किया जाए, उनका मतलब हनन से रोका जाए। तो इसीलिए आप लोग को ये सब को मतलब संरक्षण के लिए ये सब किया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अस्थायी वनों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है। बताना वन का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा जगह है, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा वन आप बोलेगा कहाँ है, तो आपका मध्य प्रदेश का MP में। तो याद रखिए मध्य प्रदेश में वन होगा, MP में। आप बोलेगा ये तो ऐसे हो गया। आप यदि बोलेगा परसेंटेज में सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज में कहाँ बोलेगा, तो परसेंटेज में सबसे ज्यादा बोलेगा तो आपको बताइएगा सिक्किम में। तो कौन सा, सिक्किम बोलता है मिजोरम में, ठीक है? तो मिजोरम। तो परसेंटेज में सबसे ज़्यादा बोलेगा तो आपको बताना है मिज़ोरम, ठीक है? बोलेगा भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ है? तो भारतीय वन का सर्वेक्षण केंद्र, तो सर्वेक्षण केंद्र कहाँ है? तो भारतीय वन का सर्वेक्षण केंद्र आपका देहरादून। तो देहरादून में भारतीय वन का सर्वेक्षण केंद्र स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर दिया है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये बताना है। ऐसे क्वेश्चन में भी आता है। तो देखिए मैथ में क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तो देखिए आयत का आपको क्षेत्रफल पता हुआ है। तो आयत, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। बस इसको गुना कर देना है। तो क्या हो जाएगा 10 गुना 8, तो क्या हो जाएगा 80 मीटर सेकेंड या वर्ग मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 80 मीटर वर्ग। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा सी। अच्छा, वर्ग मीटर स्क्वायर ना, वर्ग मीटर। तो अच्छा यहाँ पे 80 80 यहाँ से यहाँ पे, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें पूछा गया है, संध्या ने रुपया उधार दिए 5% चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल के लिए, बीना को इतना रुपया दिया था, विद्या को 3 वर्ष बाद कितना रुपया देना पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, देखिए आपको सबसे पहले आपको चक्रवृद्धि, देखिए पहले आपको जो जो दिया है उसको लिख लीजिए। रेट दिया हुआ, रेट कितना 5%, ठीक है?
आपका यहाँ पे देखिए चक्रवृद्धि टाइम दिया कितना है 3 साल, तो 3 साल के लिए टाइम भी है 3 ईयर और कितना दिया 5,000 रुपया है, तो कितना है जो मूलधन है यह कितना है 5,000 रुपया है। 5,000 है तो 3 साल बाद की राशि बता रहा है। तो देखिए एक आपको फ़ॉर्मूला होगा, तो फ़ॉर्मूला से भी बैठाना चाहते हैं तो फ़ॉर्मूला से बैठा सकते हैं, डायरेक्ट इसका हम शॉर्ट फ़ॉर्मूला आपको बता देते हैं। देखिए रेट है तो रेट को पहले कन्वर्ट करेंगे, रेट को रेट बटे 100 करेंगे, इसको काटेंगे कितने बार में 1/20 बार में आ जाएगा। देखिए 3 साल बोला है तो 20 से 21 हो जाएगा, क्यों? देखिए यहाँ से है 1 वृद्धि 21 फिर 3 बार बोलेगा तो 20 से 21 करेंगे, अब 20 से 21 करेंगे, ठीक है? अभी पूरा डिटेल में नहीं बताएँगे काहे कि लंबा हो जाएगा। इसको कीजिएगा तो 20 का क्यूब कितना था 8,000 1, 2, 3 8,000 21 का क्यूब होगा 9,261 आप क्यूब भी याद रखिएगा। इसका मान 8,000 का मान कितना दिया है? यहाँ पे 5,000 दिया हुआ है, 5,000 इसको जब काटिएगा तो कितना हो जाएगा? इसको टोटल सॉल्व कीजिएगा ए वाला वैल्यू जो आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आंसर आएगा। तो हम डायरेक्ट हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं, कितना होगा ठीक है? चलिए, तो 9,261 गुना जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो मतलब 8,000 जो है ये वाला, तो 5,000 बटे 8,000 इसको सॉल्व कीजिएगा तो बटे इंटू 5,000 बटे 8,000 1, 2, 3 बस इसको सॉल्व कीजिएगा आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है? तो इसका आंसर आ जाएगा, आंसर हम आपको बता दे रहे हैं तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या था? 5,790 तो सही आंसर होगा 5,790 बोलते हैं 88 क्या आ जाएगा 5,788 तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? आप इसको सॉल्व कीजिएगा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 इंटू 7 3 इंटू 2 इतना 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 गुना करने पे मान क्या होगा? तो देखिए ये सब क्वेश्चन में कैसे पूछा गया, देखिए इसको क्या करना है ना अप्रोक्स में लगाना होगा। देखिए 4 इंटू 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 7 को हम लिखते हैं यदि 4.7 है तो अप्रोक्स में हम उसको 5 तो लिख सकते हैं, क्यों? देखिए 4.5 से यदि ऊपर जाता है तो हम उसको क्या करते हैं 5 काउंट करते हैं, तो आप लोग पढ़े होंगे मैथ में, इसको 5 करेंगे। देखिए 13.26 है तो डायरेक्ट इसको क्या करें 13 लिख सकते हैं प्लस देखिए 9.43 देखिए 43 है तो 43 जब रहेगा तो इसको अप्रोक्स है तो देखिए 5 से यदि ऊपर चल जाता तो हम 10 लेते, और यहाँ नहीं गया तो हम इसको 9 का 9 लेंगे प्लस 4.7 तो फिर इसको ले लेंगे 5 फिर देखो 77.31 तो इसमें 77.31 है तो 31 ऊपर नहीं गया तो हम 77 लेंगे, समझे? देखिए 4.5 से ऊपर रहता यदि 5.6 रहता 4.6 रहता 4.7 रहता 4.8 रहता तो इसको हम टोटल 5 काउंट करते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, चलिए अब इसको गिने इस टोटल इसको सॉल्व करना होगा और उसके बाद सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो इसको 13 पचे 65 प्लस 77 गुना 5 तो 7 पचे 35 7 पचे 35 कितना हो जाएगा 9 प्लस 385। अब इसको सब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 459 तो 459 जो है अप्रोक्स किसके बराबर है? आपका 470 के आसपास बराबर है। तो 400 जो है ये होगा 459 470 के आसपास। आप सही आंसर कीजिएगा 470, ठीक है? मतलब उसका अप्रोक्स में आना चाहिए, नियरेस्ट में तो ये वैल्यू आता है तो इसी के अप्रोक्स में आएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे 44 दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ इतना, तो देखिए एलसीएम इतना है, एचसीएफ भी दिया हुआ तो उनका पहला संख्या 1 है तो दूसरा संख्या था। इसका फॉर्मूला होता है क्या था? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है? तो दूसरी संख्या यहाँ लिख देते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इंटू एचसीएफ। देखिए पहली संख्या आपका दिया हुआ है 416, ठीक है? 416 यहाँ, दूसरी संख्या नहीं दिया तो एक्स लिखेंगे। यहाँ पर दिया एलसीएम भी आपको दिया हुआ क्या है? एलसीएम एक तो है 4100 मतलब 1004,560 और दूसरे क्या दिया है? तो दूसरे दिया है 13 तो देखिए इसको लिख देंगे 13। अब इसको काटना है, जितना जल्दी काटिएगा उतना जल्दी सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो अब बनाइएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 455 आएगा। सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, आप लोग बनाइएगा। हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे, आपको बस हिंट्स बता दिए, आप इसको सॉल्व करते रहिएगा बैठ के। एक पुरुष की छाया उसकी ऊंचाई का क्या था 1/3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है क्या होगा? तो उन्नयन कोण आप लोग क्लास 10 में भी पढ़े होंगे। तो क्या है ये सब देखिए कितना 10 का क्वेश्चन सब दिया है। तो स्टेट के लिए देखिए कितना नंबर होता है। देखिए ऐसा है, ऐसा फिगर होता है। देखिए जब भी होता है यहाँ से लेते हैं हम काउंट करते हैं तो इसको लेते हैं ए, इसको लेते हैं बी, इसको लेते हैं सी। यहाँ से जो होता है ये 90 डिग्री होता है, आपको पता होगा तो इसको हम क्या करते हैं थीटा मानते हैं। और यहाँ पे एंगल बनता है और यहाँ पे क्या बोला उनकी ऊंचाई और उनकी छाया। तो देखिए ये होता है √3 मान हुआ और यहाँ है 1, ठीक है? अब बोलता है सूर्य का उन्नयन कोण, तो आपको फॉर्मूला पता होगा त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी क्या है आदमी की ऊंचाई और जो छाया की ऊंचाई है, तो इसके लिए कहते हैं टेन थीटा बराबर फॉर्मूला कहते हैं लंब बटे आधार, ठीक है? तो ये होता है लंब बटे नीचे वाला होता है आधार, तो ये होता है लंब
लंब है और ये वाला आधार है, ठीक है। तो याद रखें लंब और आधार, लंब बटे आधार मतलब क्या करेंगे, तो ए बी बटे बी सी, ठीक है। तो ये वाला ए बी बटे बी सी, अब इसको पुट करेंगे, टेन थीटा ए बी बटे बी सी, मतलब ए बी का मान कितना है 1/3 और इसका मान 1 होता है। मतलब √3/1 किसका मान होता है, तो इसको करिएगा तो टेन 60 का मान हो जाता है, ठीक है, टेन 60। तो थीटा मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री, टेन 60 मतलब थीटा का मान 60 डिग्री होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, सेना का संबंध सैनिक से है तो स्कूल का संबंध किस प्रकार होगा। सबसे पहले देखिए, सेना, सेना से क्या होता है, एक प्रकार का संगठन का निर्माण होता है, सेना से क्या होता है, संगठन बनता है, तो संगठन का निर्माण करता है। स्कूल भी क्या कहते हैं, एक प्रकार का संगठन, तो स्कूल क्या बनता है, अध्यापक प्रधान मिलकर अध्यापक मिलकर स्कूल बनता है, विद्यार्थी मिलकर स्कूल बनता है, तो विद्यार्थी मिलकर एक प्रकार का संगठन, पूरा स्कूल का गठन, सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थी। चलिए अगला क्वेश्चन करें 47, इसमें पूछा गया वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों में सबसे कम मिलता जुलता, तो सबसे कम मिलता जुलता है बताना है। पहले देखिए पीतल है, ड्यूरेलियम है, जर्मेनियम है, कांसा है। चलिए देखिए पीतल, पीतल हो गया, ड्यूरेनियम हो गया और कांसा, ये एक प्रकार क्या है, एक प्रकार का ये मिश्र धातु, तो क्या है मिश्र धातु, मिश्र धातु है, ये तीनों मिश्र धातु है। जबकि जर्मेनियम जो है ये क्या है, जर्मेनियम एक प्रकार का क्या उपधातु का नाम है, तो उपधातु, तो धातु अधातु भी याद रखिएगा, तो उपधातु का नाम है। धातु अधातु से यदि क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है, एक सेपरेट वीडियो बना दिए हैं, तो वहाँ से आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगी। 81 का संबंध 9 से है, 64 का संबंध 8 से है, तो अगला जो संबंध होगा 12 से है, तो क्या होगा, बस देखिए 9 गुणा 9 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होगा 12 का स्क्वायर कितना 144, तो 144 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया यदि निश्चित पद में पेज, पेज को ये लिख सकता है, राइट को ये लिख सकते हैं, तो उसी बारे में अदर को क्या लिख सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, देखिए पी है, पी से क्या कहता है, पी से क्यू आर हो रहा था मतलब +2, पी के बाद क्यू आर, ए से क्या था पी सी डी +3, समझ में आ रहा, जी, जी के बाद ई एफ जी एच मतलब +4, तो मतलब समझ में आ गया, +2 +3 +2 +3, तो देखिए डी के बाद ई एफ जी एच, तो +2 +3 फिर आएगा +2 +3, उसी तरह को इसको हम पुट करेंगे, ओ में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओ में +2 करेंगे तो क्यू, फिर टी में +3 करेंगे तो टी के बाद एस टी यू भी डब्लू डब्लू, फिर एच, एच में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच में +2 करेंगे तो जे, फिर ई में +2 करेंगे तो क्या आएगा एच, आर में +2 लास्ट में आर में +2 करेंगे तो टी, तो क्यू डब्ल्यू जे एस टी, तो क्यू डब्ल्यू जे एस टी, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुसुम रवि की पत्नी है, गोविंद और प्रभु भाई है, गोविंद रवि के भाई है, तो प्रभु कुसुम से किस प्रकार संबंधित है। देखिए सबसे पहले हम करते हैं, यहाँ से लेते हैं, गोविंद और प्रभु भाई है, तो सबसे पहले कहाँ से लेते हैं, यहाँ से छोड़ देते हैं, कुसुम रवि की पत्नी है, तो चलिए रवि यहाँ, रवि है, रवि की पत्नी हो जाएगा, पत्नी के लिए बराबर करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे कुसुम, आपको पता होगा जब भी ये दोनों है, तो ये दोनों बराबर में है। चलिए अगला है, गोविंद क्या है, प्रभु का भाई नहीं पता है, गोविंद रवि का भाई, तो देखिए रवि का भाई क्या है गोविंद, तो एक लाइन देंगे, यदि भाई रहेगा तो एक लाइन देंगे, यहाँ आ जाएगा गोविंद। चलिए फिर बोलता है गोविंद प्रभु का भी भाई है, तो गोविंद जो है ये प्रभु का भी भाई है, तो ये प्रभु हो जाएगा, यहाँ प्रभु का भाई है। तो बोलता है प्रभु कुसुम से किस प्रकार से, प्रभु कौन है, कुसुम का कौन होगा प्रभु, कुसुम का देवर होगा, क्योंकि देखिए उसका भाई है ना, तो उसका भाई के वाइफ है, तो उसका भाई का भाई ये सब भी है, तो उसका क्या हो जाएगा देवर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए तो 50 क्वेश्चन तो जीके जी से हम लोग क्वेश्चन कर लिए हैं, जिसमें से आपका ये क्वेश्चन आसान रहता है, तो 20 क्वेश्चन आता है मैथ्स जीके रीजनिंग इंग्लिश से, ठीक है। चलिए आप करते हैं 1 से क्वेश्चन करेंगे, सेक्शन करना दक्षता से। अब वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, अधिगम प्रकृति की क्रिया होती है, तो बताना अधिगम प्रकृति की क्रिया किस प्रकार का होती है, ये पूछा गया है। शिक्षार्थी केंद्रित होता है, व्यक्ति केंद्रित होता है, शिक्षक केंद्रित होता है या जीवन केंद्रित होता है। अधिगम की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, तो अब अधिगम मतलब क्या है, सीखना, तो सीखने के लिए क्या चाहिए, शिक्षक शिक्षार्थी चाहिए, व्यक्ति चाहिए, शिक्षक चाहिए, तो जितना भी जीवित प्राणी है हर कोई सीखने का कोशिश करता है, तो सीखना मतलब सीखना, अधिगम मतलब क्या होता है लर्निंग, लर्निंग के लिए क्या है, हर जीवित प्राणी के लिए सीखने की एक प्रकार की क्रिया होती है, ठीक है। अधिगम के प्रकार में जैसे होता है ज्ञानात्मक अधिकार होता है, ज्ञानात्मक अधिकार होता है, ठीक है, तो ये याद रखिए, सामान्यात्मक अधिगम होता है, संवेदनात्मक अधिगम होता है, और एक होता है गामात्मक अधिगम, तो गामक अधिगम होता है। तो ये सब अधिगम का प्रकार रहते हैं, अधिगम का प्रकार याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला है, ये आसान आसान क्वेश्चन पूछा, अधिगम प्रक्रिया का अंत क्रिया घटक, तो आपको बताना है अधिगम प्रक्रिया का अंत क्रिया घटक कौन है।
उच्च स्तर का सोच, ध्यान, स्मृति या सभी? बताइए क्या होगा? तो क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी। तो क्या हो जाएगा इसका? उच्च स्मृति, ध्यान, स्मृति, ऑप्शन नंबर डी सारा का सारा हो जाएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन 18 संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण क्या हो सकता है? सूचना, विश्लेषण, समझ या मूल्यांकन? जी। तो क्या होगा? संचलनात्मक मतलब क्या है? संज्ञानात्मक के लिए आप क्या कीजिएगा? सूचना को सूचना कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर ए। संज्ञानात्मक के क्या 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 आप सूचना को एकत्रित कीजिएगा तो सही होगा सूचना। सूचना मतलब क्या? आसपास का अंतराल जो भी चल रहा है गतिविधियाँ तो उसको सूचना को एकत्रित करने का काम कीजिएगा। अनुदेशात्मक मूल्यांकन होता है, किस प्रकार? विशिष्ट होता है, मापन योग्य होता है, क्रिया केंद्रित या सभी? तो अनुदेशात्मक अनुदेशात्मक मतलब सारा का सारा हो जाएगा, विशिष्ट, मापन योग्य, क्रिया केंद्रित ये सारा के अंतर्गत इसी का अंतर्गत आता है अनुदेशात्मक। इसमें क्या होता है कि आप जो भी पढ़ना, सीखना चाहते प्रस्तुत करते हैं तो ये अनुदेशात्मक के अंदर में आता है, जो आपका भावनात्मक को क्षेत्र को शामिल भी करता है इसमें। नेक्स्ट है ब्लूम टैक्सोनॉमी। कितना बार हम बता दिए हैं ब्लूम? ब्लूम टैक्सोनॉमी कितना बार बता चुके हैं तो आप अच्छा से यदि इसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, यदि आप पेपर 1 का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें भी कितना बार पूछा गया ब्लूम टैक्सोनॉमी? चलिए बताइए। हार्वर्ड विश्वविद्यालय से हुआ था, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से हुआ था, शिकागो से हुआ था, येल से हुआ था। आप इसको ज़रूर एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन फिक्स है कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो सही आंसर होगा शिकागो। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी ने दिया था 6 सिद्धांत दिया था तो आपको भी पता होगा। फिर से एक बार बता देते हैं कौन-कौन सा सिद्धांत दिया था क्योंकि बार-बार हम रिपीट कर दे रहे हैं ताकि इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग। 1, 2, 3, 4, 5, 6 देखिए, सबसे पहले क्या कहता था उसने बोला था कि आपका क्या होगा सबसे पहले ज्ञान का निर्माण होता है, सबसे पहले ज्ञान का निर्माण होता है, ठीक है? जैसे अभी आपका ज्ञान बढ़ेगा, तो आपका क्या होगा समझ विकसित हो जाएगा, तो ज्ञान बढ़ने से क्या हो जाएगा आपका समझ विकसित हो जाएगा। समझ विकसित होगा तो आप क्या करें आवेदन करना लग जाते हैं, तो आवेदन करने लग जाते हैं। आवेदन करने के बाद क्या कहते हैं फिर आप विश्लेषण करने लग जाते हैं। ये पूछा गया था। अब विश्लेषण आप जैसे करने लगेंगे तो विश्लेषण करने के दौरान आप क्या कीजिएगा? संश्लेषण फिर उसको कीजिएगा, तो संश्लेषण करने लगिएगा, विश्लेषण और संश्लेषण और लास्ट जब आपका संश्लेषण हो जाएगा तब आप क्या करेंगे मूल्यांकन करिएगा। तो ये टोटल 6 इसका याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण के आधुनिक विधि की विशेषताएं क्रिया केंद्रित, आंदोलन केंद्रित, समक्ष केंद्रित या सभी? चलिए, तो क्या हो जाएगा सभी के सभी हो जाएगा। तो शिक्षण के क्या-क्या तरीका हो सकता है? केंद्र मतलब खेल के भी सीखते हैं, अन्योन्य करके भी सीखते हैं, सम के मतलब कि कोलैबोरेट करके ग्रुप लर्निंग फ्रेंड मिल के ग्रुपिंग में दोस्त के साथ मिल के भी आप सीख सकते हैं। तो सारा का सारा इसके अंतर्गत में आता है। नेक्स्ट है आगमन विधि प्रोत्साहित करता था। आगमन विधि छात्र की भागीदारी को, रुचि को, करके सीखने पे या सभी के सभी? आसान-आसान क्वेश्चन था ये वाला। तो क्या कहता है, आगमन मतलब क्या होता है? आपका उदाहरण से नियम की ओर, तो उदाहरण से लेके नियम की ओर जाएँगे, तो आगमन विधि होता है उदाहरण से नियम मतलब बच्चों को भागीदारी को बढ़ाता है, उनकी रुचि को भी बढ़ाता है, उनको करके सीखने के लिए भी योगदान करवाता है, ये सब। आगमन विधि में कौन-कौन सा आता है तो पॉइंट याद रखिएगा जैसे कि आता है विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना, तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो विशिष्ट से सामान्य की ओर जाएँगे तो ये भी आगमन विधि का एग्ज़ाम्पल होगा। जैसे मूर्त से अमूर्त की ओर जाएँगे तो क्या होगा मूर्त से अमूर्त, मूर्त से लेके अमूर्त की ओर जाएँगे तो ये भी अमूर्त आएगा। फिर थर्ड में क्या आएगा? इसका हो जाएगा सरल से कठिन की ओर जा सकते हैं हम। सरल से लेके कठिन की ओर जा सकते हैं तो ये भी आगमन विधि के अंतर्गत आता है। फोर्थ में क्या हो सकता है? यदि मूर्त से अमूर्त हो गया तो फिर हम ज्ञात से अज्ञात की ओर भी जा सकते हैं, तो ज्ञात से लेके हम अज्ञात की ओर जा सकते हैं। तो ये सब इसका एग्ज़ाम्पल है तो ये भी आपको याद रखना होगा, ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर करते हैं 1 मिनट। चलिए, रोल प्ले विधि कमजोरी है, तो रोल प्ले विधि की क्या कमजोरी हो सकती है आपको बताना है। चलिए, पहला ध्यान केंद्रित का अभाव होता है, फिर नेक्स्ट है आपका जो नीरस विधि है, अधिगम प्रक्रिया में धीमी करता है या समक्ष में सही होता है, तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? चलिए, तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो ध्यान केंद्रित में अभाव का था। रोल प्ले विधि होता है ध्यान केंद्रित में अभाव का था। रोल प्ले विधि होता क्या पहले जानते थे? रोल प्ले विधि में होता है कि इसमें क्या होता है बच्चों को छोटे-छोटे जो समूह है उसमें बाँट देते हैं और उससे क्या होता है एक-दूसरे के साथ अनुभव या उनके अनुकरण करने के लिए बोलते हैं। तो रोल मतलब क्या एक्टिंग करना, ये करना, तो अनुभव ये करके सीखता है ताकि इसमें बच्चे का अपना क्या सामाजिक और ज्ञानात्मक कौशल विकसित होने में रुचि में परिवर्तन लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पठन योजना निर्धारित करता है अधिगम उद्देश्य को, प्रधानाध्यापक उद्देश्य को, विद्यालय के मतलब विद्यार्थी के उद्देश्य को या प्रबंधक निकाय को, तो किसको यह निर्धारित करता है? तो क्या कहता है? अधिगम को मतलब लर्निंग के उद्देश्य को क्या कहता है? ये उद्देश्य करता है, लर्निंग के एक्टिविटी को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, 5E मॉडल विकसित हुआ था कब? व्यवहारवाद के लिए, रचनावाद के लिए, क्लासिक कंडीशन के लिए या प्रगतिवाद के लिए, तो 5E मॉडल क्या था? तो ये याद ही होगा आप लोग पढ़े होंगे। ये क्या था एक प्रकार रचनात्मक मॉडल था। रचनात्मक मॉडल क्या होता है ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये रचनात्मक मतलब क्या है बच्चों की जो भी
मतलब क्षमता, उनकी कमजोरी, उनकी एक्टिविटी, हर चीज़ को ये संभालने में काम करता है 5 मॉडल। इसका 5 मॉडल में कौन-कौन से चरण आते हैं तो ये याद रखना। इसका था आकर्षण, तो पहला था आकर्षण या आकर्षक, दूसरा था अन्वेषण, तो अन्वेषण, तो अन्वेषण करना। थर्ड में क्या था इसका स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण करना। फोर्थ में क्या था स्पष्टीकरण विस्तार करना, उनका विस्तार करना मतलब फैलाव करना, और पाँचवाँ जो था उनका मूल्यांकन करना। तो ये टोटल 5 मॉडल दिए थे, तो 5 मॉडल 5 ये कौन-कौन सा था? आकर्षण या आकर्षक, यहाँ पे आकर्षण आकर्षक लिख दीजिए, अन्वेषण, स्पष्टीकरण, विस्तार या मूल्यांकन। चलिए अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण पहले बता देते हैं किसके लिए होता है, पहले बताइए। शिक्षण में शिक्षण कौशल का विकास करना, छात्रों की क्षमता का विकास करना, छात्रों को पृष्ठपोषण कौशल का विकास करना, या फिर कुछ नहीं? बताइए क्या होगा? देखिए शिक्षण कौशल मतलब होता क्या है पहले बताइए? तो सही क्या होगा? शिक्षक क्या होता है शिक्षण के जो भी शिक्षण कौशल है उसको विकास करना। देखिए सूक्ष्म शिक्षण होता है 5 से 10 मिनट के लिए होता है, तो आपको बताते हैं 5 से 10 मिनट के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि आप ही का जैसे आप टीचर हैं, तो ठीक है? तो टीचर लोग ही बैठा हुआ रहता है, आप कुछ बालक बच्चों को भी बैठा देते हैं, 2-4 बच्चे या टीचर लोग को बैठा देते हैं। आप खुद टीचर हैं, तो आपको क्या कहता है एक मतलब कि बोला जाता है कि ठीक है आप क्या-क्या 5 मिनट का ये लीजिए लेसन प्लान लीजिए, आप बताइए। तो ये क्या अपना एक्टिविटी दिखाता है बच्चों को कैसे पढ़ाना है ये। तो ये टीचर लोग जज करता है, फिर बोलता है अच्छा ठीक है आपको ये गलती किए हैं, चलिए आप थोड़ा रेस्ट कीजिए फिर से आइए। फिर उसको सुधार करना, मूल्यांकन करना, ये सब करवाने का काम करता है, यही सूक्ष्म शिक्षण विधि में होता है। ठीक है? तो यह शिक्षक के लिए होता है। अगला है अनुदेशन प्रदान किया जाता है कक्षा के अंदर, प्रार्थना स्थल पे, सर्वत्र इनमें से कोई नहीं। तो अनुदेशन कब प्रदान किया जाता है ये पूछा गया है। चलिए तो अनुदेशन आप जब भी दीजिएगा तो बच्चों को कब दे दें? कक्षा के अंदर की ओर देंगे, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो कक्षा के अंदर में अनुदेशन दिया जाता है, तो कक्षा इसमें क्या होता है इसमें शिक्षक के द्वारा क्या कहता है एक मतलब कि वातावरण स्थापित किया जाता है ताकि इसमें क्या होगा बच्चा लगातार क्या कर सके अपना प्रगति स्तर में अपना मतलब प्रगति कर सके। अंतःक्रिया विश्लेषण की प्रक्रिया क्या है? तो अंतःक्रिया विश्लेषण की प्रक्रिया अंकन करना, अंकन आपन करना, ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी। तो अंकन और आंकन प्रार्थना दोनों का दोनों आता है इसके अंतर्गत में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कक्षा स्थापित करना उदाहरण है। कक्षा प्रबंधन, अनुशासन, नियम ये सब है। तो इस सब में तो समझाना नहीं है, इस डायरेक्ट लिखेंगे। तो क्या होता? कक्षा का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कक्षा प्रबंधक, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कक्षा प्रबंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 समावेशी कक्षा इसको थोड़ा बता देंगे। एक शिक्षक होना चाहिए, छात्रों के सांस्कृतिक अंतर की उपेक्षा करना चाहिए, सांस्कृतिक से संबंधित छात्रों को बढ़ावा देना चाहिए, सभी संस्कृति के सम्मान को महत्व देना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं बताइए। तो क्या हो जाएगा? सभी संस्कृतियों को उनको सम्मान और महत्व देना। देखिए, समावेशी क्या कक्षा किया जाता है? देखिए, इसमें क्या है, चाहे बच्चा कोई भी कास्ट से हो, कोई से भी हो, चाहे वो सांचिक मतलब शारीरिक दृष्टि से खराब हो या उन बालक में क्या होता है, उनको सर्वनय करने में प्रॉब्लम हो या फिर बालक कोई भी ऐसा, तो उसको क्या कहता है, एक ही कक्षा में क्या कहता है, बिना भेदभाव किए, कोई भेदभाव किए एक ही कक्षा में क्या करना, ये कक्षा रहूँ, इसको सभी के साथ कहना, एक ही साथ उसको क्या करना, सभी के साथ पढ़ाना। मतलब उनको क्या करना एक अलग नहीं करना, उसको वर्गीकृत नहीं करना, छात्रों को उनकी प्रतिभा नहीं देखना है कि वो तेज है कि खराब है, वो सब नहीं देखना, एक ही किस्म में समान रूप से समावेशी शिक्षा देना है। अगला है पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन निर्भर करता है शिक्षा के उद्देश्य के लिए, विषय वस्तु की रचना का प्रस्तुत करेंगे, अभिविन्यास एवं रचना के लिए, तो सभी। चलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा उद्देश्य विषय व अभिन्यास, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। पुस्तकालय का उद्देश्य होना चाहिए ज्ञान और सूचना का ज्ञान करने के लिए, खेलकूद प्रदान करने के लिए, ये भी दोनों सही बताइए। तो क्या हो जाएगा? पुस्तकालय में क्या होता है आपका ज्ञान और सूचना मिलते हैं, तो हम ज्ञान और सूचना लेते हैं ताकि इसमें पुस्तकालय में क्या होता है ये वहाँ अच्छी तरह से रख-रखाव किया अगर बढ़िया से रखा जाता है तो आप वहाँ जाइए, अपना सूचना कॉमिक बुक अगर आप जो भी पढ़ना है पढ़िए। प्रभावी शिक्षक, प्रभावी मतलब इफेक्टिव, जो कक्षा पे नियंत्रित करता है वो होते हैं, जो सीमित अवधि जानकारी प्रदान करते हुए, जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करते हुए, अब अपन कोई नहीं बताइए। तो प्रभावी शिक्षक क्या होगा? जो छात्रों को क्या करता है? सीखने के लिए प्रेरित करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला, एक व्यक्ति पेशे के रूप में शिक्षण का आनंद ले सकता है जब कब वह अपने सहयोगियों से अधिक योग्य हो, छात्रों को सम्मान पाकर है, उच्च अधिकारियों में काफ़ी बेहतर करेगा और ऑप्शन डी कभी। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हम लोग पढ़ेंगे? क्या होगा? ऑप्शन नंबर तो क्या होगा छात्रों का समान मतलब कि सहयोगियों से अधिक योग्य नहीं करेगा। क्या होगा? एक मिनट इसमें
जब हाँ, तो जब कहा जाएगा उन छात्रों को छात्रों से सम्मान पाकर। देखिए, एक व्यक्ति पेशेवर से रूप से शिक्षण आनंद ले सकता है जब क्या कहता है यदि छात्र उसको अच्छा से रिस्पेक्ट अच्छा से आदर करे तभी ना। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, उत्तम शिक्षक को न्यूनतम ढंग से किस स्तर पर शिक्षण करना चाहिए? तो किस स्तर पे करना चाहिए? अवबोध स्तर पे, स्मृति स्तर पे, चिंतन स्तर पे, मूल्यांकन स्तर पे? बताइए। क्या स्तर था? अवबोध स्तर पे, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अवबोध स्तर पे। इसमें क्या अवबोध स्तर का कुछ-कुछ प्रकार होता है, जैसे स्मृति स्तर होता है, तो स्मृति स्तर होता है तो याद रखना स्मृति स्तर होता है। फिर अवबोध स्तर होता है, तो ये तो हो गया अवबोध स्तर होता है। फिर इसी में आता है चिंतन स्तर होता है, चिंतन स्तर होता है, तो ये सब इसके अंतर्गत में आता है, तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 मूल्यांकन प्रक्रिया है, मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। मूल्यांकन में क्या हो जाता है, हम दोनों प्रकार से करते हैं। मूल्यांकन मतलब होता क्या है, कि बच्चों को क्या आता है कि लास्ट में आप क्या कहते हैं, बच्चों को जो भी गलतियाँ हैं उनको आप कमियों को देखिए, खामियों को देखिए, उसके लिए फिर निगात्मक देखिए, फिर उपचारात्मक विधि करवाइए, तो ये सब मूल्यांकन के अंतर्गत में आता है। नेक्स्ट है, शिक्षा में मूल्यांकन का त्रिकोण भाग क्या हो सकता है? शिक्षण अनुभव, अभिभावक अनुभव, शिक्षण अनुभव या अधिगम अनुभव? अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए। तो क्या होगा? अधिगम अनुभव मतलब अधिगम मतलब लर्निंग। आप लर्निंग के दौरान जो भी सीखें, उसमें आपका क्या-क्या खामियाँ हैं, ये उसको बताने में काम करता है, तो ये याद रखना है। मूल्यांकन के कौन-कौन स्तंभ है, तो ये भी याद रखना है। इसका 3 स्तंभ होते हैं, एक होता है शैक्षणिक स्तर होता है, तो शैक्षणिक स्तर, ठीक है? तो शैक्षणिक उद्देश्य के लिए करते हैं हम लोग इसको, तो सैनिक उद्देश्य के लिए कर सकते हैं। दूसरा हम किसके लिए कर सकते हैं? अधिगम अनुभव के लिए कर सकते हैं, अधिगम अधिगम अनुभव के लिए कर सकते हैं, अनुभव के लिए कर सकते हैं। बाद में क्या कर सकते हैं हम? मूल्यांकन के लिए कर सकते हैं। तो मूल्यांकन या जो आता है उपकरण तकनीकों का प्रयोग करके, तो तकनीकों का प्रयोग करके। तो ये याद रखिएगा, तो मूल्यांकन के 3 प्रकार शैक्षणिक, अधिगम या मूल्यांकन, तो तीनों के लिए कर सकते हैं, ठीक? याद रखिएगा। चलिए, अगला है मूल्यांकन भूमिका अदा करती है, शिक्षण में, पाठ्यचर्चा में, परीक्षण में या सभी? तो बताइए किसमें अदा करती है? चलिए, तो हम लोग सही आंसर की ओर बढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा डी। सारा का सारा, तो याद रखिएगा सारा का सारा शिक्षण, पाठ्यचर्या, परीक्षण सब में यह मूल्यांकन भूमिका। देखिए मूल्यांकन से कितना क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आ गया ना? तो पाठ्य चर्चा का सिद्धांत आधारित है, विषय वस्तु पे, गतिविधि पे, छात्र पे या सभी? तो पाठ्य पुस्तक किस पे आधारित होती है? क्या हो जाएगा? विषय वस्तु तो होना चाहिए, गतिविधि भी होना चाहिए, छात्रों भी होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये जो गतिविधि पाठ्य चर्चा संबंधी बड़ी चलिए हटिए बाद में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है शिक्षा जो है बिना बोझ के किसके द्वारा बोला गया है कि बच्चों को शिक्षा जो देना है बिना बोझ के देना मतलब वो फ्री होकर चले फ्री होकर पढ़े एकदम कोई दिक्कत नहीं। कौन दिया था? डी कोठवारी ने दिया था, प्रोफेसर यशपाल ने दिया था, के सुरंगा दिया था या डॉक्टर मुरारी ने दिया था? तो बताइए कौन दिया था? तो शिक्षा बिना बोझ के आपको बताया था प्रोफेसर यशपाल जी। तो सही आंसर हो गया और प्रोफेसर यशपाल जी कब 1992 में बताया था कि ये कि बच्चों को शिक्षा जो देना है कि बिना मतलब उनको बिना बोझ के उसको लगे ही नहीं कि बोझ में बच्चे पढ़ रहे हैं एकदम आनंद से सीखें। बच्चों का समाजीकरण शुरू कब हो जाता है? तो इसमें पूछा गया प्राथमिक स्तर पूछा गया, तो प्राथमिक घुमा के क्वेश्चन पूछा गया, तो बच्चों का प्राथमिक स्रोत क्या माना जाता है? समाज माना जाता है, परिवार, माँ या विद्यालय? इसमें डायरेक्ट घुमा के क्वेश्चन यदि अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे। तो उसका जो फैमिली होता है बच्चों का प्राथमिक स्रोत होता है। दूसरा जो होता है सेकंड में आता है तो ये आपका समाज आता है। तो सेकंड नंबर बोलेगा तो से प्राथमिक स्रोत और सेकंड में आता है। और थर्ड में जो बोलेगा तो आपका विद्यालय हो जाएगा, ठीक है? विद्यालय या फ्रेंड्स, ठीक है? तो फ्रेंड्स ये थर्ड में आता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है प्रक्रिया जो बच्चों को सामाजिक रूप से अनुकूल बनाता है, परिणति, सांस्कृतिक, सामाजिक या सभी? तो बताइए बच्चों को अनुकूल रूप से बनाता है तो कौन-सा? चलिए, तो हम लोग सही आंसर करेंगे ऑप्शन में इसका क्या हो जाएगा सामाजिकरण। तो क्या उनका उनका सामाजिकरण क्या था बच्चों को क्यों? क्योंकि देखिए बच्चों क्या है समाज से ही सीखता है। यदि समाज उसका अच्छा रहा तो बच्चा अच्छा डेवलप करेगा, अच्छे चीज़ सीखेगा, अच्छे संगत पाएगा। अच्छे छात्र वो होते हैं, कौन होते हैं? जो हमेशा सीखना चाहता है, जो हमेशा अच्छा परिणाम लाता है, जो हमेशा आत्मविश्वास युक्त होता है और जो इसमें से बोलता है कोई नहीं। जी। अच्छे छात्र क्या हो जाएगा? वो छात्र जो हमेशा उसमें उत्सुकता रहती है सीखने के लिए मतलब हर चीज़ में वो हमेशा चाहेगा कि हम कुछ पाएँगे, कुछ खाएँगे ऐसा, ठीक है? नेक्स्ट उसमें जो था, ये सामाजिक में आता है तो बच्चों को क्या है उसका वंश, उनके शारीरिक स्थिति, उनके संगनात्मक, उनके पारिवारिक स्थिति, पालन-पोषण जो भी होता है सारा इसी के अंतर्गत में आता है सामाजिक में, तो ये अच्छा से पढ़िएगा उसको। 29 छात्र सबसे अच्छी तरह से सीख सकता है कहाँ पे? करके, सुनकर, पढ़कर या लिखकर? तो किससे सीख सकता है छात्र अच्छी तरह से?
तो किस प्रकार सीखता है? तो छात्र अच्छी तरह करके सीखता है, खुद से मतलब सेल्फ से खुद करेगा, कुछ करके सीखेगा तो ज़्यादा बच्चा क्या करेगा करके, इसलिए बच्चे को खुद को करने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे, इसमें पूछा गया है, वास्तविक वस्तुओं का शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में दिखाना चाहिए। तो वस्तु का शिक्षण सहायक सामग्री में दिखाना चाहिए, रुचि को प्रोत्साहन करने के लिए, जिज्ञासा बढ़ाने के लिए, भागीदारी बढ़ाने के लिए और प्रथम से बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? अच्छे से बनाइए। चलिए, तो क्या होगा सारा का सारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उनकी रुचि को प्रोत्साहन करेंगे, जिज्ञासा को बढ़ाएँगे, उनकी भागीदारी को बढ़ाएँगे, तब में उनको प्रमोट करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं रखेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा और जो नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको बिहार स्टेट से संबंधित पेपर 1 हो, पेपर 2 हो या पेपर 1-2 दोनों जो शिक्षण कला दक्षता है, सारा क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। यदि आप इसको पीवाईक्यू के क्वेश्चन सीरीज को कर लेते हैं, तो आपको लगता नहीं है कि आपको अलग से क्वेश्चन करने की ज़रूरत है और कहीं कोचिंग करने की ज़रूरत है। ये करके चले जाइए, अच्छी तरह से क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ के चले जाइए। आप उसके बाद क्वेश्चन वहाँ से अटेम्प्ट करके आप 100% हम कह रहे हैं कि आप पास हो जाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। जय हिंद।